हेलो नमस्कार साथियों। जेबीएन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, वेदों पर चर्चा चल रही थी। वेद चार होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। जी हाँ, तीन वेदों की चर्चा हो गई थी। चौथा वेद जो कि ऋग्वेद माना गया है, सबसे बाद में लिखा गया है। इसके अंदर जादू टोना, तंत्र मंत्र और विवाह और प्रेम की बात हो रही है। ठीक है, तो ऋग्वेद की बात करते हैं। 4 नंबर ऋग्वेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है। अथर्ववेद को आधुनिक वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक वेद। अथर्ववेद को वेद को आधुनिक वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, विवाह व प्रेम का उल्लेखन किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र और मंत्र, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं मानी गई है। जी हाँ, अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, जिसमें 2 प्रमुख होती है। अथर्ववेद की वेद की नौ शाखाएं मानी गई है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं मानी गई है, जिसमें 2 प्रमुख है, पिपलाद और सैनक। दो शाखाएं प्रचलित मानी गई है, जिसमें प्रथम है पिपलाद और दूसरा है सैनक। सैनक शाखा दूसरी मानी गई है। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का दूसरा नाम है ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद ही कहा गया है। अथर्ववेद में अगली विशेषताएं हैं सभा और समिति। सभा समिति जो कि प्रजापति की पुत्रियां मानी गई है। सभा समिति को
प्रजापति की पुत्रियां मानी गई है। ठीक है, अगली बात करते हैं वेदांत। वेदांत की शाखाएं 6 होती हैं। वेदांत की वेदांत की 6 शाखाएं होती है। वेदांत की 6 शाखाएं होती है। जिसमें प्रथम शिक्षा को माना गया है। प्रथम शिक्षा, दूसरी ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण। सर्वप्रथम शिक्षा का उद्देश्य दिया गया है, और दूसरा है ज्योतिष, और तीसरा है व्याकरण। ठीक है, चौथे की बात करते हैं जो कि कल्प है, पांचवा है निरक्त, और छठा है छंद। कल्प, निरक्त, छठा है छंद। ये वेदांत की शाखाएं हैं 6। 6 शाखाएं मानी गई है वेदांत की। ठीक है, पुराणों की संख्या पुराण कितने हैं? 18। पुराणों की संख्या है 18। पुराण कितने हैं? 18। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अगली बात करते हैं पुराण के रचयिता। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना गया है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माने गए। पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण को माना गया। पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण को माना गया है। मत्स्य पुराण को सबसे पूर्ण माना गया है। वर्तमान के पुराण गुप्त वंश के आसपास के। जी हाँ, वर्तमान जो चल रहा है, वर्तमान के पुराण जो कि गुप्त वंश के आसपास का माना गया है,
ठीक है, लिख लीजिए सब। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। विष्णु पुराण पुराण का संबंध मौर्य वंश से माना गया है, से माना गया है। ठीक है, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से माना गया है, जबकि मत्स्य पुराण का सातवाहन से माना गया है। जबकि मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से माना गया है। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से माना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पुराणों की ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं करवाएंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। जी हाँ, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसमें कोई शक नहीं कि कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बेस्ट कंटेंट दिया गया है। 100% सिलेक्शन पक्का ही होगा इससे। आप जेबीएन की जो ये सीरीज चलाई है निःशुल्क जीके जीएस की, हैंड राइटिंग नोट्स से आप अपने नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए ताकि जल्दी सफलता। ये सब छंटे हुए मोस्ट इंपोर्टेंट जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं पुराणों में, वेदों में, वही करवा रहा हूं मैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अगला बात करते हैं अर्थशास्त्र के लेखक जो कि चाणक्य को माना गया है। अर्थ शास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त और कौटिल्य के भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट करते हैं जी, आगे करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति शास्त्र माना जाता है। अर्थशास्त्र को
राजनीति शास्त्र भी कहते हैं। जी हाँ, अर्थशास्त्र में राजनीति है पूरी। ठीक है, अगला करते हैं। अर्थशास्त्र है जो कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अगली बात करें राज तरंगिणी पुस्तक की। इसके लेखक है कलहण। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक है कलहण। इस पुस्तक में राज तरंगिणी राजाओं की बात हुई है। कश्मीरी राजाओं का इतिहास माना गया है राज तरंगिणी पुस्तक। ठीक है, राज तरंगिणी में इसमें कश्मीरी राजाओं का इतिहास लिखा गया है। लिखा गया है। हाँ जी, राज तरंगिणी की बात करते हैं जिसमें राजाओं का इतिहास है। अर्थशास्त्र जिसमें राजनीति शास्त्र की बातें हैं। ठीक है, राजनीति शास्त्र भी कहते हैं। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र। अगली बात करते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक जो कि है पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक में संस्कृत व्याकरण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी पुस्तक है जो कि तीनों पुस्तक महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र जिसमें मौर्यकालीन का इतिहास मिलता है। दूसरा राज तरंगिणी जिसमें कश्मीरी राजाओं का इतिहास मिलता है। तीसरा है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इसने पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, इसके अंदर संस्कृत व्याकरण का उल्लेख है। संस्कृत व्याकरण का उल्लेख है। ठीक है, अगली बात करते हैं सबसे प्राचीन स्मृति जो कि मनुस्मृति को माना गया है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति, जो कि मनु द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मनुस्मृति किसके द्वारा है? मनु द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगली बात करते हैं जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो कि कल्पसूत्र पुस्तक में माना गया है। जैन धर्म का
प्रारंभिक इतिहास जो कि कल्पसूत्र में माना गया है। ठीक है, ये प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में माना गया है। में माना गया है। ठीक है, जिसके लेखक है कल्पसूत्र के भद्रबाहु। जैन धर्म इतिहास कल्पसूत्र में इसके लेखक है भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु को लेखक कहा जा रहा है, जो कि जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। जी हाँ, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आपने कलम छोड़ दिया तो आप तैयारी नहीं कर रहे। क्लास के साथ साथ नोट्स बनाइए, इसीलिए लिखित सामग्री दे रहा हूं, वरना पीपीटी भी दे सकता हूं। मैं सीधे लिख कर भी दे सकता हूं, लेकिन इसका माध्यम है धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है वही समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप कोशिश कर रहा हूं आसान से आसान भाषा में समझाने की। ठीक है, तो लिखिए। अष्टाध्यायी लिख लिया, जो कि पाणिनि है, संस्कृत व्याकरण है लेखक। ठीक है, उल्लेख है इसका। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति, इसने मनु ने लिखा है। अगली है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जो कि कल्पसूत्र है। ठीक है, इसने किसने लिखी है? भद्रबाहु लेखक है इनके। कौन है? भद्रबाहु लेखक है। ठीक है, अगली जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। ठीक है, अगला करते हैं। अगले की बात करते हैं। आगे बात करते हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित रखती है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। इसमें जातक कथा में महात्मा बुद्ध की कहानियां कौन सी है? पूर्व जन्म की कहानियां हैं। पूर्व जन्म की कहानियां इसमें जातक कथाओं में। ठीक है, जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां मानी गई है। अगली बात करते हैं एक गिब्बन। कौन सा? भारत का एकमात्र कपि, जो कि असम में स्थित है। असम में स्थित गिब्बन असम में स्थित गिब्बन जो कि भारत का एकमात्र कपि माना गया है। ठीक है, गिब्बन को भारत का
एकमात्र कपि माना गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं, सबसे प्राचीन नगर की बात करते हैं। सबसे प्राचीन नगर जो कि मोहनजोदाड़ो को माना गया है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, सबसे भारत का सबसे प्राचीन नगर, ठीक है, प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। टीला कहा जाता है। ठीक है, भारत के इतिहास की सामान्य परिचय कंप्लीट हुआ इन 2 क्लास के माध्यम से। तीसरी कक्षा है जो कि वो रहेगी सभ्यताओं की। ठीक है, तो आप इन इंपोर्टेंट तथ्यों के माध्यम से नोट्स बनाइए। आने वाली भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए ये इतिहास की निःशुल्क कक्षाएं, सारा जीके जीएस करवाऊंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जीके जीएस और हिंदी, इनकी मैं गारंटी लेता हूं। और ऐसे ही जेबीएन में प्यार बना रहा आपका, आप जेबीएन के सदस्य हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसके बाद ही मैं सारी कक्षाएं लगवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।